हेलो स्टूडेंट्स, तो सॉलिड स्टेट के आज के अपने 11th लेक्चर में अपन अपना सॉलिड स्टेट से रिलेटेड अगला टॉपिक, जिसके अंतर्गत सबसे पहले अपन एज ऑफ यूनिट सेल एंड रेडियस ऑफ पार्टिकल्स ऑफ यूनिट सेल के बीच में डिफरेंस देखेंगे। उसके बाद अपन देखेंगे कि यूनिट सेल, किसी भी यूनिट सेल की पैकिंग एफिशिएंसी, संकुलन दक्षता क्या होती है, इन सब को अपन अलग अलग से जानेंगे। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, यूनिट सेल की भुजा तथा यूनिट सेल में उपस्थित अवयवी कण का के जो त्रिज्या है उनके बीच में क्या संबंध है। तो सबसे पहले देखिए, हेडिंग लगाओ, हेडिंग लगाइएगा एकक कोष्ठिका की भुजा व एकक कोष्ठिका की भुजा व उसमें उपस्थित अवयवी कण के त्रिज्या व अवयवी कण की त्रिज्या, जिसको अपन रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल आर से, में संबंध। तो देखिए, बहुत इजी टॉपिक तथा बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बगैर हम पैकिंग एफिशिएंसी को नहीं बता सकते हैं। तो पैकिंग एफिशिएंसी यानी संकुलन दक्षता को जानने से पहले अपन किसी एकक कोष्ठिका की भुजा को अपन रिप्रेजेंट करेंगे किसे, स्मॉल ए से, वह उसके अवयवी कण, उसमें प्रेजेंट जो है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से उसकी रेडियस के बीच में क्या रिलेशनशिप है, इसको अपन जानेंगे। तो सबसे पहले देखिए, एक एक करके अपन सभी यूनिट सेल के बारे में देखेंगे। सबसे पहले मैं क्या लेता हूं, सिंपल यूनिट सेल। कौन सी? सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, सरल घनीय एकक कोष्ठिका। किसकी बात कर रहा हूं मैं? सरल घनीय एकक कोष्ठिका की बात करूंगा। सबसे पहले सरल घनीय एकक कोष्ठिका। ये जो सरल घनीय एकक कोष्ठिका होती है ना, इसको क्या बोलते हैं और इंग्लिश में? सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। क्या बोलोगे? सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। अब देखिए, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की अपन बात करने जाए हैं तो ये होती कैसी है? ऐसी एकक कोष्ठिका जिसमें अवयवी कण कहाँ होते हैं? ओनली फॉर कॉर्नर पर होते हैं। इस एकक कोष्ठिका में ये जो बातें हैं, ये अपने को एक बार अपने इनके बारे में डिस्कस कर रखा है, तो मैं इजीली आपको बता रहा हूं। इस एकक कोष्ठिका में अवयवी कण केवल कोनों पर, कॉर्नर पर उपस्थित होते हैं तथा एक दूसरे को तथा आपस में एक दूसरे से निकटतम स्पर्श में रहते हैं। किस प्रकार रहते हैं अभी देखते हैं। देखो, सरल क्यूबिक यूनिट सेल की बात कर रहा हूं। सरल घनीय एकक कोष्ठिका किस प्रकार की होती है? आपने स्टार्टिंग में भी देखा होगा लेक्चर के चैप्टर की। तो मैंने आपको सरल घनीय एकक कोष्ठिका की बात करूं तो इस प्रकार की होती है, जिसमें क्या होता है, अवयवी कण कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स केवल कहां पाए जाएंगे? कॉर्नर पर होंगे। ये कोई यूनिट सेल है। इसमें यदि मैं बात करता हूं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की, तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है ओनली ऑन कहां होंगे? कॉर्नर पर होंगे। इस प्रकार, केवल कॉर्नर पर, इस प्रकार। ठीक है। अब देखिए, यहां से मैं क्या करता हूं, एक अपने सामने वाला जो फेस दिख रहा है इसको मैं लेता हूं। कौन से फेस को? ये जो अपने सामने जो फेस है इसको मैं ले रहा हूं। तो देखिए, ये जो फेस लिया है मैंने, ये कौन सा है? ये वाला फेस ले रहा हूं, ये वाला, इस प्रकार। ठीक है।
अब इसमें जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को स्पर्श करते हुए होते हैं। मतलब यहां जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है इस प्रकार का, यहां जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है वो किस प्रकार का होगा, इस प्रकार। यहां जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होगा वो इसको स्पर्श करते हुए होगा इस प्रकार से। यहां जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होगा वो क्या करेगा, इन गोलों को स्पर्श करते हुए इस प्रकार। मतलब ठोसों में क्या पाए जाते हैं, निविड़ संकुलित होते हैं। मतलब इनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जितना हो सके उतने क्या रहते हैं, निकटतम रहते हैं, यानी इस प्रकार स्पर्श करते हुए रहते हैं। यानी ये जो आपको दिख रहे हैं ना, ये दूर दूर नहीं होते हैं, ऐसे समझाने के लिए आपको लिखा गया, बट आपस में क्या करते हैं, स्पर्श करते हुए पार्टिकल्स ठोसों में रहते हैं। तो यहां पर देखिए इस प्रकार मैं एक फेस को लिखूंगा तो इस प्रकार लिखूंगा, इसके जस्ट पीछे वाली फेस भी इसी प्रकार की होगी। तो देखिए यहां बात करूं मैं इस गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या को अपन रिप्रेजेंट करेंगे किससे, गोले की त्रिज्या को अपन स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करेंगे, किससे रे, स्मॉल आर से। जबकि एकक कोष्ठिका की भुजा, एकक कोष्ठिका की भुजा को अपन रिप्रेजेंट करेंगे किससे रे, ए से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो यहां पर देखिएगा मेरे को किसके बीच में रिलेशन चाहिए, एकक कोष्ठिका की भुजा ए तथा इस अवयव कण की त्रिज्या के बीच में। तो इधर देखिए ये कोई कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से उसकी ये जो डिस्टेंस है ये इसकी रेडियस होगी यानी आर, ये वाली भी इस कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की क्या होगी, रेडियस होगी आर। यानी यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है उसको मैं क्या मान रहा हूं, भुजा की लंबाई ए मान रहा हूं। इधर देखिए ये जो अभी यूनिट सेल है इसमें मैं भुजा की लंबाई को क्या मान रहा हूं, ए मान रहा हूं। अब क्यूबिक यूनिट सेल है, इसका मतलब सभी भुजाएं क्या होगी, बराबर होगी। तो इस कंडीशन में ये भुजा ए है तो ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, नहीं सभी भुजाएं क्या होगी, ए होगी। तो यहां पर देखिए इस भुजा की लंबाई को मैंने क्या ले लिया, ये वाली जो लेंथ है इसको मैंने ए से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, अच्छा यहां पर यहां से यहां तक की रेडियस आर, यहां से यहां तक की रेडियस भी क्या होगी आर। यानी मैं क्या लिख सकता हूं, यहां इस यूनिट सेल की बात करूं मैं तो क्या होगा रे, मैं a इक्वल टू आर इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूं, a लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता हूं, यानी r प्लस आर, 2r इक्वल टू इस लेंथ को मैंने क्या माना है a, ये लिख सकता हूं। यानी r इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूं रे, a/2। तो सरल घनीय एकक कोष्ठिका के लिए रेडियस, गोले की रेडियस स्मॉल आर तथा उसकी भुजा की लंबाई यानी यूनिट सेल की भुजा की लंबाई के बीच में रिलेशनशिप की बात करूं तो r इक्वल टू क्या होगा, a/2 होगा। देखिए ये तो बात हुई सरल घनीय एकक कोष्ठिका की। नेक्स्ट अपन लेते हैं कौन सी, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल की बात करते हैं। किसकी रे, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल की, इसको नोट कर लेना। नेक्स्ट अपन फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल की बात कर रहे हैं। देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है, यदि आपको लेंथ दे दे और गोले की त्रिज्या पूछ ले, या फिर तो आप क्या करोगे, लेंथ पूछ ले, भुजा की लंबाई ए पूछ ले और आपको त्रिज्या गिवन हो तो आप क्या करोगे, आपको पता है रिलेशन सरल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए ए इक्वल टू क्या होता है, 2r होता है। यदि आपको ए दे रखा है और आपसे क्या पूछ ले, रेडियस पूछ ले, तो क्या करोगे, r इक्वल टू क्या हो जाए, a/2 हो जाएगा। यदि आपको क्या दे दे, r दे दे और a पूछ ले, ऐसे कर लोगे। यदि a दे दे और r पूछ ले तो आप क्या मल्टीपल करोगे, 2 से मल्टीपल करोगे तो आपके पास क्या आ जाए, 2r करोगे तो क्या आ जाएगा, a की बात कर लेंगे, a कैलकुलेट कर लेंगे। यानी डायरेक्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन 1 नंबर का या 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, उसमें आपको भुजा की लंबाई दे देंगे और रेडियस पूछ ले, या रेडियस दे दे और भुजा की लंबाई आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है। ठीक है, अगली यूनिट सेल की बात करें तो वो कौन सी है, सरल घनीय नहीं, अब की बार अपन लेते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, यानी फलक केंद्रित सेकंड है, फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका, घनीय एकक कोष्ठिका फेस सेंटर्ड, इसको बोलते हैं इंग्लिश में क्या, FCC बोलते हैं। क्या बोलते हैं, FCC। अब देखिए FCC में क्या होता है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कहाँ होते हैं, कॉर्नर प्लस कहाँ पाए जाएंगे, फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका में फलकों के केंद्रों तथा कॉर्नर पर होते हैं। यानी
इस प्रकार की यूनिट सेल में अवयवी कण, नोट कर लेना इस प्रकार, इस प्रकार की यूनिट सेल में अवयवी कण कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कोनों तथा प्रत्येक फलक के केंद्र पर उपस्थित होते हैं। ठीक है, तो ये बातें ध्यान रखनी है आपको। अब देखिए यहां पर जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे इस यूनिट सेल की मैं बात करूं तो किस प्रकार की यूनिट सेल होती है, ये इस प्रकार की। अब ये जो यूनिट सेल है, इस यूनिट सेल को मैं कौन सी यूनिट सेल कहूंगा रे, देखिए इसमें जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एक तो कहां है, कॉर्नर पर है। कॉर्नर के अलावा प्रत्येक फेस के सेंटर्ड में, प्रत्येक फेस मतलब कितने होती है एक क्यूब में फेस, 6 फेस होती है, 6 फलक होती है। तो यहाँ पर ये जो फलक है इसके सेंटर्ड में माना कि यहाँ कहीं है, ये जो बैक साइड की फेस है इसके सेंटर्ड में कहीं यहाँ लिख रहा हूँ मैं, ये जो फेस है इसके भी सेंटर्ड में होगा, ये टॉप वाली फेस है इसके भी सेंटर्ड में होगा, ये लेफ्ट वाली राइट वाली स्पेस है इस पर भी होगा, ये डाउन वाली फेस है इस पर भी क्या होगा, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होगा। इस प्रकार की यूनिट सेल को अपन बोलेंगे कौन सी, एफसीसी प्रकार की क्यूबिक यूनिट सेल बोलेंगे। ठीक है, इसकी मैं क्या करूं, मेरे को एक फेस लेता हूं मैं, कोई सामने वाली एक फेस ले रहा हूं। अब मैंने एक फेस ली इसकी, तो आपको कुछ इस प्रकार की दिखेगी। कैसे, ये जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है कौन से, ये कॉर्नर वाले आपस में स्पर्श नहीं करेंगे, बट ये जो मिडिल वाला कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है ये क्या करेगा, कॉर्नर वाले कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को स्पर्श करेगा। देखिए अभी बनाते हैं अपन, ये जो कॉर्नर वाले कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है ये क्या करेंगे, इस मिडिल वाले को स्पर्श करेंगे, लेकिन कॉर्नर वाले आपस में क्या करते हैं, स्पर्श नहीं करते हैं। ये किसकी खासियत है, कौन सी यूनिट सेल की मैं बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ एफसीसी की बात कर रहा हूँ। कौन सी यूनिट सेल की बात कर रहा हूँ, एफसीसी की बात कर रहा हूँ। तो ध्यान रखना एफसीसी में ये जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है क्या करेंगे, मिडिल वाले को स्पर्श करेंगे, लेकिन कॉर्नर वाले आपस में क्या करते हैं, स्पर्श नहीं करते हैं। इस प्रकार मानो कि इस प्रकार मान सकते, ये जो एक फेस ली मैंने कौन सी, आपके सामने वाली, इस फेस के सेंटर में एक पार्टिकल्स है, इसके अलावा इसके कॉर्नर में पार्टिकल्स है। कॉर्नर वाले आपस में स्पर्श नहीं करते हैं, जबकि जो केंद्र में उपस्थित है, फेस के सेंटर में उपस्थित, इसके बाद लिखना है ना, इसमें कौन सी एक कोशिका की बात कर रहा हूं, फलक केंद्र। इसमें फलक के केंद्र में उपस्थित अवयवी कण, फलक के केंद्र में उपस्थित अवयवी कण कोनों पर उपस्थित अवयवी कणों से स्पर्श करता है। देखिए इधर ये जो फेस के सेंटर में उपस्थित जो अवयवी कण है, ये कॉर्नर में उपस्थित अवयवी कणों से क्या करता है, स्पर्श करता है। अब देखिए इस क्यूब की मैं लेंथ की भुजा की लंबाई को मैं ए से रिप्रेजेंट करता हूं। एज लेंथ क्या बता रहा हूं, ए बता रहा हूं। भुजा की लंबाई सब जगह क्या होगी, ए ही होगी। तो अब देखिए ये वाली जो लेंथ है इसको मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, यहां से यहां तक की ए, ये यहां से यहां तक की लेंथ है, इसको भी मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, ए से रिप्रेजेंट करूंगा। अब देखिए पाइथागोरस परिमेय से बात करूं मैं, देखिए त्रिभुज बन रहा है, इसको मैं ए मान लूं, इसको बी मान लूं और इसको सी मान लूं। तो यहां देखिएगा मैं यहां से देखूं, ये यहां से लेंथ खींच रहा हूं, मेरे को ये वाली लेंथ चाहिए मेरे को, क्योंकि ये स्पर्श करते होते तो मैं डायरेक्ट बोल देता ए इक्वल टू 2r, जो भी 3r जो भी आ रहा है, लेकिन यहां पर डायरेक्ट स्पर्श नहीं कर रहे, तो मेरे को स्पर्श करने वाले गोले कौन से, यही है। यानी अब देखो इनसे मैं क्या करूंगा, r कैलकुलेट कर लूंगा। तो गोले की त्रिज्या r तथा भुजा की लंबाई a के बीच में मैं रिलेशन देखना है, तो मैं त्रिभुज दे रहा हूं ए बी सी। त्रिभुज कौन सा ले रहा हूं, ए बी सी।
तो त्रिभुज एबीसी से देखिए, ये वाली जो लेंथ है आपके पास ए टू बी कितनी है, ए, ये जो बी टू सी ये भी कितनी होगी, यानी किसी भी क्यूबिक यूनिट सेल में सभी भुजाएं क्या होती है, बराबर, ये भी क्या होगी, ए होगी। इस प्रकार ये वाली जो लेंथ है ये अपने को पता है नहीं, इसको मैं क्या मान लूं, ये है क्या, कर्ण है, इसको मैं सी मान लेता हूं, लेंथ इसकी सॉरी कुछ भी दे दूं, इसका नाम मैं क्या दे दूं, बी दे दूं, ठीक है। अब ये बी मेरे को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो कर्ण स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, पाइथागोरस परिमेय से देखोगे तो, अरे पाइथागोरस से देखोगे से क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर, यानी कर्ण स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2a स्क्वायर हो जाएगा। यहां से b इक्वल टू अपने पास क्या हो जाएगा, अरे b इक्वल टू यहां से स्क्वायर हटाऊंगा तो 2 का क्या हो जाएगा, √2, और यहां से स्क्वायर हटाया तो यहां से स्क्वायर हटा दो, यानी a √2 या √2a लिख सकता हूं, ठीक है। ये क्या आ जाएगी अपने पास, b आ जाएगी, यानी कर्ण आ जाएगी। ये इसको मैं क्या लिख सकता हूं अब, a√2, ये इसकी लेंथ क्या आ गई, a√2। तो अब देखिए यहां से यहां तक की रेडियस को मैं यार मान, इस गोले की रेडियस होगी कि नहीं होगी, इस गोले की रेडियस ये वाली होगी कि नहीं होगी, क्योंकि ये तो सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट से खींचा गया गोला है, यहां तक की रेडियस को r मान रहा हूं। अब यहां से ये गोले का कोई केंद्र है, यहां से यहां तक की भी रेडियस क्या होगी, r, यहां केंद्र से इस यहां गोले की जो भुजा है यहां तक ये जो लेंथ होगी इसको भी क्या मानूंगा, r, इसके अलावा ये वाली भी क्या होगी, r, यानी कितने r, 1 2 3 4, यानी मैं मान सकता हूं क्या, a√2 इक्वल टू इस क्या लिख सकता हूं, a, इसके जस्ट नीचे ही लिखना आपको है ना, a√2 इक्वल टू इस क्या मान सकता हूं, 4r कह सकता हूं। तो यहां से r इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूं, लिखना चाहूं तो r इक्वल टू इस क्या आ जाएगा अपने पास, a√2 डिवाइड बाई क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। ये था रिलेशन किसके बीच में, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में a व r के मध्य। इसी प्रकार यदि a इक्वल टू आप लिखते तो यहां से क्या हो जाता, यहां से यदि a इक्वल टू लिखते, इसके जस्ट नीचे लिख लेना, a इक्वल टू हो जाता क्या, 4/√2r, ठीक है। तो इस प्रकार आप रिलेशन भी किसके बीच में देख लोगे, उसकी भुजा यानी एफसीसी की भुजा तथा उसकी त्रिज्या के बीच में रिलेशन क्या आया, r इक्वल टू a√2/4। यानी जब से पहले सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए देखा तो a इक्वल टू क्या आया था अपने पास, 2r, जबकि यहां से अपने बात की कौन सी, फलक केंद्र एफसीसी के लिए a वर्सेस r के बीच में रिलेशन, तो a इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, 4/√2r। ये दो बातें अभी नोट की। तीसरी जो यूनिट सेल है उसको देखते हैं अपन। तीसरे प्रकार की यूनिट सेल का अपन देखेंगे, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल की बात करेंगे, इसको नोट कर लेना है ना। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल की मैं बात करूं तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो कहाँ होते हैं, अरे एकक कोष्ठिका की यदि अपन बात करें तो देखिएगा इधर थर्ड टाइप्स अपन कौन सा देख रहे हैं, काय केंद्रित एकक कोष्ठिका। कौन सी, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल को क्या बोलोगे, काय केंद्रित एकक कोष्ठिका। एकक कोष्ठिका कौन सी है, अरे घनीय एकक कोष्ठिका। इधर देखिएगा काय केंद्रित यानी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल आप इंग्लिश में बोलोगे। इसकी बात करूं, इस यूनिट सेल की बात करूं तो इसमें जो अवयवी कण होते हैं, अरे इसमें ध्यान रखना, लिख लेना पूरी लैंग्वेज। इसमें अवयवी कण कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, अवयवी कण एकक कोष्ठिका के कोनों पर, एकक कोष्ठिका के कॉर्नर पर तथा एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, एक अवयवी कण यूनिट सेल के एकक कोष्ठिका के केंद्र में उपस्थित होगा। तो इधर देखिएगा, इसको अपन डायग्रामली समझते हैं। तो इस यूनिट सेल को मैं बनाऊंगा तो यूनिट सेल कैसी होगी, कुछ इस प्रकार की आपको दिखेगी। कैसी दिखेगी,
इस प्रकार की दिखेगी। अब देखिए ये जो यूनिट सेल है इसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कहाँ हैं, एक तो कॉर्नर पर है और कहाँ होगा इसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, एक इसकी बॉडी के सेंटर में होगा। ये यूनिट सेल है इसके सेंटर में, ठीक है। ये जो सेंटर में उपस्थित कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या करेगा, जैसे कि ये रूम है, अपने को एग्जाम्पली समझे तो ये रूम है, इस रूम के सेंटर में कोई कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, एक तो उस टॉप वाले कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स और एक गर्त वाले इस डीप वाले कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स या इस कॉर्नर वाले कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स से स्पर्श करेगा। एक यदि उससे स्पर्श करेगा तो एक इस वाले ग्राउंड वाले पे, ठीक है। यानी आपस में क्या करते हैं, तिर से एक दूसरे को स्पर्श करेंगे, आसपास के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से स्पर्श नहीं करता है। डायग्रामली देखे तो इधर देखिएगा, ये जो कॉर्नर है और ये कॉर्नर है, ये दोनों आपस में क्या करेंगे, स्पर्श करेंगे। समझ रहे हो, ये रूम है, इस रूम के मध्य कोई कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स रख दो, आप कोई गोला रख लो, ये गोला एक इस अवयवी कण, इस कॉर्नर वाले कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स और एक उस कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से स्पर्श करेगा। इसके अलावा एक उस कंस्टिट्यूएंट कॉर्नर वाले पार्टिकल से तो एक इस कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से स्पर्श करेगा। समझ रहे हो, यहाँ इससे स्पर्श कर रहा है तो इससे स्पर्श करेगा, उससे स्पर्श कर रहा है तो इससे स्पर्श करेगा। बात समझ रहे हो, यानी ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इस, जैसे कि मैं बात करूं आपको, ये देखिए जैसे कोई यूनिट सेल है, क्या है, एकक कोशिका है। ये कैसी है, काय केंद्रित एकक कोशिका है। इसके मध्य यानी इसके बीच में मैंने कोई शॉक का टुकड़ा रखा, हवा में रखा, ठीक है। अब इसके हवा में यहाँ बीच में उपस्थित है वो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इन अवयवी कणों से स्पर्श नहीं करेगा। कौन से अवयवी कणों से स्पर्श करेगा, इसके मध्य कोई अवयवी कण है, एक इस कॉर्नर से स्पर्श करेगा, इस कॉर्नर पर उपस्थित कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से स्पर्श करेगा तो सामने वाले कौन से, इस पे, यहां से स्पर्श कर रहा हो इससे स्पर्श करेगा, ऐसे। समझ रहे हो, या फिर यदि इसके बीच में उपस्थित कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इससे स्पर्श करेगा और किसको स्पर्श करेगा, इस वाले से। समझ रहे हो, तो देखिए इधर ये जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है इससे स्पर्श कर रहा है, यहां फिर क्या होगा, इसका इस गोले के इस भुजा से स्पर्श कर रहा है, यहाँ फिर सामने वाली भुजा से स्पर्श, इस प्रकार से। तो यहाँ से देखिएगा मैं इस भुजा की लंबाई को, ये जो लंबाई है इसको मैं किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो ये लंबाई कौन सी ली मैंने, ये वाली, ठीक है। इसके अलावा मैं यहाँ तक, मेरे को यहाँ पहुँचना है, कहाँ पहुँचना है, यहाँ पहुँचना है, ठीक है। अच्छा, तो ये देखिए ये वाली भुजा भी ए होगी, ये वाली भुजा ये होगी, और देखिए जैसे ये वाली फलक है एक इस यूनिट सेल की, ये क्या है रे, इस यूनिट सेल की फलक ही है ना, ये एक बॉटम वाली ये बॉटम वाली फलक है, ये कौन सी, ये वाली बॉटम वाली फलक है। अब इस बॉटम वाली फलक की अपने को पता भुजा ए, ये और ये भुजा अपने को देखनी कौन सी, ये देखो ना, ऐसा ही है ना, ये वाली भुजा देखनी है। ये भाई देखो, तो पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, यानी ए का स्क्वायर, जो कि अपन ने देखा था, इसकी वैल्यू क्या आई थी अपने पास, √2a या a√2, यही आई थी। यानी इसको मैं क्या लिख सकता हूं, a√2 लिख सकता हूं, जो अभी देखा था अपन ने, नहीं देखा तो कोई बात नहीं, अभी अपन समझ लेते हैं पहले, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं किसकी, यहां से अपने को कहां पहुंचना था, इस गोले तक पहुंचना था, तो पहुंच गए। अब देखिए ये गोले है ना, आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। तो ये लो मैंने यहां से यहां ले लिया और ये ले लिया। अब कहां से कहां की बात कर रहा हूं, यहां से यहां और यहां। अब ये मेरे को पता है नहीं, ये ए नहीं है, ए तो ये है, ये ए नहीं कहूंगा, ए तो ये है, ये वाली भुजा ए है, लेकिन ये वो इस यूनिट सेल की भुजा नहीं है। अपन ने विकेंड को इस यूनिट सेल के इस फलक का विकेंड खींचा है, कौन सा, ये। तो यहां से मैं इसके नाम दूं, तो इसको मैं नाम दे रहा हूं ए, इसको बी, और इसको सी, और इसको डी नाम दे रहा हूं, ठीक है। अब देखना, तो ये वाली ए होगी, ये अपने को पता है नहीं, लेकिन यहां जो गोला है ना, वो गोला और इस बॉडी सेंटर के बीच में उपस्थित गोला, ये गोला, ये बॉडी सेंटर में, और यहां पर जो उपस्थित गोला, यहां पर भी गोला है, ये बॉडी सेंटर में, और ये टॉप वाला, ये आपस में स्पर्श करेंगे। यानी यहां का जो गोला होगा वो इससे स्पर्श करेगा, और टॉप वाला जो गोला होगा वो किससे स्पर्श करेगा, इससे स्पर्श करेगा, इस प्रकार से। इस प्रकार से समझ गए। यानी यहां जो ये गोला है और ये जो गोला है,
और ये जो गोला है आपस में क्या करेंगे, स्पर्श करेंगे। ठीक है, अब देखिए मैं इसकी बात करूं, इसको मैंने ए रिप्रेजेंट किया है, इसको बी से रिप्रेजेंट किया और इसको सी से रिप्रेजेंट किया है। एक अनोदर भुजा है, इसको मैंने डी से रिप्रेजेंट किया। तो सबसे पहले मैं देखता हूं किसमें, त्रिभुज ए बी, त्रिभुज कौन सा देखता हूं मैं, कौन सा, ये वाला त्रिभुज, इस त्रिभुज की बात करता हूं मैं। त्रिभुज ये एंगल कितने का होगा, 90 डिग्री का होगा। अरे देखो इधर ऐसे दिख रहा है बट ये एंगल कितने का होगा, इसमें जो यूनिट सेल इसके सभी एंगल कैसे 90 के होंगे कि नहीं होंगे। तो इधर देखिए त्रिभुज बात करूं सी डी बी की बात करूं या फिर बी डी सी की बात करूं, बी डी सी, त्रिभुज बी डी सी में देखिए कैसा है, समकोण त्रिभुज है। कैसा समकोण, कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। तो पाइथागोरस प्रमेय से देखो मैं, पाइथागोरस प्रमेय से देखना क्या हो जाएगा, मेरे को ये वाली भुजा देखनी, इसको मैं क्या मान लेता हूं, बी मान लेता हूं, करण है, यहाँ लो बी मान लेता हूं। बी का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा रे, ए डी बी डी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर, यानी सी बी का स्क्वायर, ये करण है ना, ये सी बी या बी सी, बी सी का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा आपके पास क्या रे, बी डी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर। यही होगा नहीं होगा, मेरे को कौन सी लेंथ चाहिए, ये वाली सी बी का स्क्वायर या बी सी का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी डी का स्क्वायर प्लस डी सी का स्क्वायर या सी डी का स्क्वायर। ऐसा क्यों, क्योंकि मैंने क्या किया, ये सभी एंगल कैसे 90 डिग्री का एंगल है और इसको मैंने क्या किया, एक कर्ण खींच दी, बीच में विकेंड खींच दिया। तो इस प्रकार से आप देखिए BC का स्क्वायर इक्वल टू बी डी को मैंने क्या मान सकता हूं, इस घन की भुजा को मैंने ए से रिप्रेजेंट किया, सभी भुजाएं बराबर, इसका मतलब ये भी क्या होगा, ए का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, सी डी की भुजा है तो इसका भी किसका स्क्वायर हो जाएगा, ए का स्क्वायर, यानी BC का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2a स्क्वायर, यानी BC इक्वल टू में बात करूं तो क्या हो जाएगा, BC इक्वल टू में बात करूं तो क्या हो जाएगा रे, इसका स्क्वायर हटाऊंगा तो √2 और क्या हो जाएगा a, ये आ जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं किसकी, ये वाली भुजा से, अपने को कौन सी, ये वाली। तो ये वाली अपने को प्राप्त हो गई, कितनी है, ये वाली यही है ना, ये इसकी लंबाई अपने को प्राप्त हो गई कितनी, √2a या a√2। ठीक है, तो अब देखिए नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं और आप इसको नोट कर लेना, मैं इसको बोर्ड को क्लियर कर रहा हूं यहां से। तो नेक्स्ट अपने पास त्रिभुज कौन सा है, उस त्रिभुज को देखिएगा, त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC में देखिए पाइथागोरस से, तो देखना पाइथागोरस से देखोगे तो क्या आ जाएगा, आपको क्या देखना है, ये वाली AC स्क्वायर इक्वल टू, AC का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB का स्क्वायर। देखिए AB का स्क्वायर, ये एंगल कितने का, 90 डिग्री का, ध्यान रखना, ठीक है, ऐसे दिख रहा है आपको, AB का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, BC का स्क्वायर, BC का स्क्वायर। तो अभी देखिए AB का स्क्वायर, AB कितना है, A का स्क्वायर, क्या आ जाएगा, A का स्क्वायर प्लस BC अभी देखिए अपन ने बात की थी इसकी, BC की वैल्यू अपने पास क्या आई, a√2, क्या आ गई, a√2 का स्क्वायर, यही आएगा। AC का स्क्वायर इक्वल टू, तो AC का स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर इक्वल टू अपने पास हो जाएगा a स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करूंगा यानी a स्क्वायर और 2 का स्क्वायर करूंगा तो 2, यानी 2a स्क्वायर हो जाएगा, 2a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर यानी 3a स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, AC का स्क्वायर। यहां से AC इक्वल टू अपने पास प्राप्त हो जाएगा क्या, √3 और a का स्क्वायर, उधर स्क्वायर हटाऊंगा तो a का स्क्वायर हट जाएगा, यानी a को कहां लिख लूं मैं, यहाँ, यानी AC इक्वल टू क्या हो जाएगा रे, AC इक्वल टू क्या हो जाएगा, a√3। ठीक है, इस त्रिभुज से अपन ने देखा तो इसकी लेंथ अपने पास प्राप्त हो गई, किसकी रे, कितनी रे, a√3। समझ गए बात। तो अब देखिए यहां से यहां तक की रेडियस को मैं r मान सकता हूं,
यहां से यहां तक की रेडियस को मैं r मान सकता हूं, गोले की रेडियस को यहां से यहां तक की r और यहां से यहां तक की r, यानी a√3। इसको भी नोट कर लेना, इसके बाद नेक्स्ट अपन देखते हैं। इसको बोर्ड को भी मैं क्लियर कर रहा हूं यहां से। तो देखिए इधर मैं क्या लिख सकता हूं, a√3 इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, 4r लिख सकता हूं, वो 1 2 3 और 4 4r लिख सकता हूं। यहां फिर मैं r इक्वल टू लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं, a√3 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 4। यहां फिर मैं a इक्वल टू लिखना चाहूं तो क्या हो जाएगा 4/√3 और r। ठीक है, ये रिलेशन किसके बीच में आया, a वर्सेस r के बीच में, काय केंद्रित एकक कोष्टिका के लिए। समझ गए? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे भी काम आने की बातें हैं। तो डायरेक्ट किसी भी तरह से ध्यान रखो, आपको ध्यान रखना है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है। यदि आपको रेडियस दे देंगे और भुजा पूछ लेंगे किसके लिए, काय केंद्रित एकक कोष्टिका के लिए, तो आप बता दोगे। तो ये रिलेशन और आप एक दो बार और देख के वीडियो अच्छी तरह से समझ लेना। ठीक है, आगे देखिए, आगे बढ़ते हैं और अपन अब देखिए नेक्स्ट जो बातें करेंगे वो करेंगे किससे रिलेटेड। यहां जो अपने पास क्या आया था रे, a√3 इक्वल टू क्या था अपने पास 4r, यही था। तो a इक्वल टू अपने इसके लिए क्या लिखेंगे, a इक्वल टू 4/√3r। ये किसके लिए है, BCC के लिए, और ये किसके लिए है, FCC के लिए। ये किसके लिए है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए। ठीक है, नेक्स्ट अपन समझते हैं किसको, संकुलन दक्षता को। किसको, पैकिंग एफिशिएंसी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्या है, पैकिंग एफिशिएंसी, संकुलन दक्षता। किसी क्रिस्टल की या क्रिस्टलीय ठोसों की संकुलन दक्षता को जानते हैं। तो देखिए इधर हेडिंग लगाओ, संकुलन दक्षता होती क्या है, सबसे पहले इसको समझना बहुत जरूरी है। इसको बोलते हैं इंग्लिश में क्या, पैकिंग एफिशिएंसी, पैकिंग एफिशिएंसी। तो देखिए पैकिंग एफिशिएंसी, संकुलन दक्षता क्या होती है, इसकी बात करें तो देखिए किसी क्रिस्टलीय ठोस में, किसी क्रिस्टल में उपस्थित कुल रिक्त स्थान, किसी क्रिस्टल में उपस्थित कुल रिक्त स्थान तथा उसमें उपस्थित, किसमें, क्रिस्टल में, तथा उसमें उपस्थित अवयवी कणों के, उसमें उपस्थित अवयवी कणों के स्थान के अंश को संकुलन दक्षता कहते हैं। यानी किसी क्रिस्टल का टोटल आयतन तथा उस टोटल आयतन में अवयवी कणों का जितना आयतन होता है, उस अवयवी कणों के आयतन को अपन क्या बोलेंगे, संकुलन दक्षता बोलेंगे। या फिर आप ये लिख सकते हो किसमें, किसी क्रिस्टल में उपस्थित, किसी क्रिस्टल के संपूर्ण आयतन तथा उसमें उपस्थित अवयवी कणों के आयतन के प्रतिशत को, किसी क्रिस्टल के कुल आयतन में अवयवी कणों के आयतन को क्या बोलेंगे, संकुलन दक्षता। तो ये भी लिख सकते हो, किसी क्रिस्टल के कुल आयतन व क्रिस्टल में उपस्थित अवयवी कणों के, क्रिस्टल में उपस्थित अवयवी कणों के आयतन में, किसी क्रिस्टल के कुल आयतन में उपस्थित अवयवी कणों के आयतन के
प्रतिशतता को संकुलन दक्षता कहते हैं। क्या कहते हैं? संकुलन दक्षता या फिर समता भी कहते हैं। संकुलन दक्षता को या संकुलन क्षमता कहते हैं। ध्यान रखना, इस संकुलन दक्षता को ऑब्लिक करके यहाँ पर संकुलन क्षमता भी लिखता हुआ मिलेगा आपको। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट बात करते हैं। ये जो संकुलन दक्षता या संकुलन क्षमता है ये होती क्या है? तो देखो, संकुलन दक्षता या क्षमता इक्वल टू इज होता है क्या? उस क्रिस्टल में अपन क्रिस्टलों में यहाँ पर यूनिट सेल की बात करेंगे, यानी यूनिट सेल में उपस्थित अवयवी कणों का कुल आयतन, यानी गोलों का कुल आयतन एकक कोष्ठिका में, एकक कोष्ठिका के अवयवी कणों, ब्रैकेट में लिखो गोला। अवयवी कण कैसे है? गोला है। गोलों का आयतन डिवाइड बाय क्या करोगे? यूनिट सेल का कुल आयतन। एकक कोष्ठिका का कुल आयतन मल्टीपल बाई 100 करोगे तो इनकी क्या आ जाएगी अपने पास? परसेंटेज। तो ये होती है संकुलन दक्षता निकालने का फॉर्मूला। क्या होता है? पैकिंग एफिशिएंसी। ध्यान रखना, संकुलन दक्षता पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी इक्वल टू होता है क्या? एकक कोष्ठिका में अवयवी कणों के गोलों का, अवयवी कण होते हैं उनका कुल आयतन डिवाइड बाई क्या करोगे? एकक कोष्ठिका का कुल आयतन। बात यही है, किसी क्रिस्टल के कुल आयतन में उपस्थित अवयवी कणों के आयतन की प्रतिशतता को क्या बोलते हैं? संकुलन दक्षता, पैकिंग एफिशिएंसी के नाम से जानते हैं। यहां फिर बोल सकते हो किसी क्रिस्टल में उपस्थित कुल रिक्त स्थान तथा उसमें उपस्थित अवयवी कणों के स्थान को, अवयवी कणों के स्थान के अंश को क्या बोलते हैं? संकुलन दक्षता कहते हैं। दोनों एक ही बात है, तो ये इसका फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इससे। तो ध्यान रखना, जो गोल है एक कोष्ठिका के जो अवयवी कण है उनका आयतन की बात करो तो अवयवी कणों का आयतन, अवयवी कण का आयतन, अवयवी कण का आयतन, अवयवी कण है कैसा? अवयवी कण है कैसे? गोलाकार है। ठीक है, तो इसका गोले का आयतन आपको ध्यान रखना है। गोले का आयतन क्या होता है रे? ध्यान रखना, 4/3 पाई आर क्यू। ये किसका होता है? गोले का आयतन का फॉर्मूला। तो एक इस बात को आपको ध्यान रखना है। जबकि एकक कोष्ठिका में अपन घन का आयतन, किसका आयतन? घनीय एकक कोष्ठिका, इसका मतलब घन का आयतन। अब घन का आयतन होता है वो आपको पता होगा कितना होता है रे? भुजा क्यूब होता है। क्या होता है? भुजा क्यूब। यही होता है, भुजा को अपन ए से रिप्रेजेंट करें, इसका मतलब ए क्यूब। इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। अब अपन देखते हैं संकुलन दक्षता किसकी? सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की। तो सबसे पहले हेडिंग लगाओ, सरल घनीय एकक कोष्ठिका की संकुलन दक्षता। कौन सी एकक कोष्ठिका? सरल घनीय एकक कोष्ठिका की संकुलन दक्षता। तो सबसे पहले सभी एकक कोष्ठिकाओं की संकुलन दक्षता को अपन जानेंगे। अभी देखो, अपन ने सबसे पहले जब क्लोज पैकिंग देखे थे उसमें अपन ने नाम जाने थे, संकुलन दक्षता 52.4% होती है। सरल घनीय एकक कोष्ठिका की बातें करे नहीं करे थे, तो वो 52.4% कैसे आया इसकी बातें करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हेडिंग लगाओ, सरल घनीय एकक कोष्ठिका की, सरल घनीय या फिर इसको आद्य एकक कोष्ठिका भी बोलते हैं। सरल घनीय एकक कोष्ठिका की संकुलन दक्षता। तो सरल घनीय एकक कोष्ठिका की संकुलन दक्षता को देखते हैं अपन। इधर देखिए, सरल घनीय एकक कोष्ठिका सबसे पहले होती कैसे है? ऐसे होती है, जिसमें अवयवी कण कहाँ होते हैं? ओनली ऑन कॉर्नर पर, जिसके बारे में कि आपको नॉलेज होगा। अब देखिए, एकक कोष्ठिका में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है ओनली फॉर कॉर्नर पर,
इसकी मैं जब एक भुजा मैंने जब इसका फलक लिया था तो फलक के कॉर्नर पर उपस्थित जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है वो क्या करेंगे, आसपास के कॉर्नर पर उपस्थित कंस्टिट्यूएंट पार्टिकलों को स्पर्श करेंगे। इस प्रकार से आपको ध्यान रखने की बात है। बराबर साइज में बनाओगे, लेंथ बराबर होगी तो आपको इससे लंबा छोटे बड़े गोले बनाने हैं नहीं। यानी इसके लिए मैंने जब ए तथा आर के बीच में रिलेशन देखा था तो मेरे को बताइए ए इक्वल टू इसके आया था 2r, ये वाली भी आर, ये वाली भी आर, ये वाली पूरी लेंथ कितनी ए, यानी ए इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ 2r लिख सकता हूँ। यानी r इक्वल टू मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ a/2, जो कि अभी अपन ने देखा था, इसके बीच में रिलेशनशिप संबंध देखा था। अब देखिए संकुलन दक्षता पैकिंग एफिशिएंसी को जानते हैं किसके लिए, सरल घनीय एकक कोष्ठिका की संकुलन दक्षता इक्वल टू हो जाएगा क्या, गोलों का आयतन या फिर गोले कहो या फिर अवयवी कण कहो या कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो भी कहो, सरल एक घनीय एकक कोष्ठिका में अवयवी कणों की संख्या बताइए मेरे को। सबसे पहले सरल घनीय एकक कोष्ठिका में उपस्थित अवयवी कण कितने होंगे रे, देखो इधर गोले अवयवी कण है कहाँ, ओनली फॉर कॉर्नर में। कॉर्नर पर उपस्थित अवयवी कण का कौन सा पार्ट रहता है गोले के अंदर, 1/8 पार्ट। अब है कितने, कॉर्नर टोटल कितने 8, यानी 8 1 कितना अवयवी कण होगा, एक अवयवी कण होगा। यानी अवयवी कण कितना होगा इसमें, एक अवयवी कण होगा। ठीक है, अब देखते हैं अपन क्या इसकी संकुलन दक्षता। अब एक गोला ही है, अंदर कितना गोला है, एक गोला है, तो संकुलन दक्षता इक्वल टू हो जाएगा क्या, गोले का आयतन डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, एकक कोष्ठिका का आयतन। तो अब देखिए गोले का आयतन क्या है रे, गोले के आयतन अभी अपन ने देखा था, फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 πr³ डिवाइड बाई एकक कोष्ठिका के आयतन को अपन ने क्या लिया था, a³ से, यही किया। तो यहां से देख लीजिएगा 4/3 पाई की वैल्यू में क्या लिख रहा हूं 22/7 मल्टीपल बाई r की जगह में क्या लिख सकता हूं, सरल घनीय एकक कोष्ठिका के लिए a/2 क्या लिख सकता हूं, a/2 लिख सकता हूं, a/2 का क्या करूंगा मैं, क्यूब करूंगा, यही करूंगा। अच्छा, तो डिवाइड बाई क्या है इसके जस्ट नीचे a³, यही है। तो अब देखिए नेक्स्ट इसकी संकुलन दक्षता इक्वल टू आपके पास आ जाएगा क्या, 4/3 मल्टीपल बाई 22/7 मल्टीपल बाई a का क्यूब डिवाइड बाई 2 का क्यूब करोगे तो कितना हो जाएगा 8 डिवाइड बाई क्या है रे, a³। तो यहां से a³ से a³ क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट, और ये हो जाएगा 1 और ये कितना हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा कितना 1 और ये कितना हो जाएगा 11। तो क्या हो जाएगा अपने पास वैल्यू क्या आएगी, अब ऊपर कितना रहा रे 11 डिवाइड बाई क्या रहा रे 3 × 7 यानी 21। तो इसको इससे मल्टीपल करोगे, सॉरी इसके बाद आपको 100 से मल्टीपल भी करना है, फॉर्मूले में 100 से मल्टीपल भी आपको करना है। तो इस बात का भी आपको नॉलेज ध्यान रखना है, ठीक है। और इसको भी 100 से आपको क्या करना है, मल्टीपल करना है, इसको भी 100 से आपको मल्टीपल करना है। तो 11 को 21 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 0.528 समथिंग ये आ रहा है ना। इसको जब आप 100 से मल्टीपल करोगे, किससे मल्टीपल, 100 से मल्टीपल किया तो आपके पास आ जाएगा क्या, इसको आप राउंडिंग ऑफ करोगे तो देखो सिग्निफिकेंट फिगर में आपने 11th क्लास मोल कंसेप्ट में राउंडिंग ऑफ, यानी मैं 2 अंकों तक राउंडिंग ऑफ कर रहा हूं। तो देखिएगा इधर 50 और इसका जब मैंने 100 से मल्टीपल किया तो क्या आ जाएगा आपके पास 52.4%। यानी आपने देखा होगा सरल घनीय एकक कोष्ठिका की संकुलन दक्षता कितनी होती है 52.4%, जो कि किस प्रकार कैलकुलेट की गई, इस प्रकार से। तो आज के लेक्चर में अपने सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की पैकिंग एफिशिएंसी को जाना। अगले लेक्चर में अपन क्यूबिक में उसमें काय केंद्रित एकक कोष्ठिका तथा फेस सेंटर्ड यूनिट सेल तथा अंत्य केंद्रित एकक कोष्ठिका की पैकिंग एफिशिएंसी को जानेंगे।
इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक लेंगे। तब तक के लिए आप इनके प्रॉपर नोट्स तथा ये कैसे हुआ इन सबको अपनी रफ कॉपी में सॉल्व करके देखने का प्रयास करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।